जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का, सभी मित्रों का, सभी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे साथियों का, सभी शेर सेनियों का, सभी मेरे प्यारे बच्चों का, आपके अपने नंबर 1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म बिहार आर्ट्स विद्याकुल परिवार में। मेरे साथियों, आज ये जो आपके लिए वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं। इसमें 11th क्लास के 7 महत्वपूर्ण टॉपिक आपको बताऊंगा, जहां से आपके एग्जाम में हर हालत में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ये सातों बिल्कुल आपके लिए रामबाण होंगे। आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत महत्वपूर्ण है। 11th क्लास में भी और 12th क्लास में भी यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग दोनों, चाहे 11th हो या 12th, दोनों के लिए ये समान रूप से महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको ध्यान से गौर से देख लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को, सेशन को शेयर कर देना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये आपके लिए होने वाला है। ठीक है, तो चलेगा मेरे प्यारे साथियों, हम देखने वाले हैं 7 महत्वपूर्ण टॉपिक। वो कौन कौन से हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो ठीक है, तो आइए हम लोग देखेंगे आज के आपके टॉपिक। क्या क्या आपके टॉपिक हैं, इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए। आज के आपके टॉपिक क्या है? टॉपिक 7 टॉपिक हम देखने वाले हैं, तो हम एक एक करके चीजों को देखेंगे। टॉपिक नंबर 1 है भारत की स्थिति और आकार। सबसे महत्वपूर्ण है ये, चाहे 11th हो चाहे 12th, दोनों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों के लिए ये अनिवार्य होने वाला है। फिर इसके बाद सेकंड जो आपका आएगा, जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र, ठीक। और जो तीसरा आपका इंपॉर्टेंट है वो क्या आएगा? तीसरा इंपॉर्टेंट आपका आ जाएगा संरचना भारत की तथा भूआकृति। ठीक है। चौथा आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, भारत की जलवायु से, भारत की जलवायु। भारत का जलवायु बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और इसके बाद भारत में पाए जाने वाली वनस्पतियां, भारत में पाई जाने वाली वनस्पतियां। वनस्पतियां, ठीक। और अगला आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है नेक्स्ट, क्या? खनिज सेल। खनिज और सेल। और इसके बाद जो लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण आपका आने वाला है, वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ये आपके 7 टॉपिक हैं। और अगर इतना आपने तैयार कर लिया तो समझ लीजिए कि आपने सारी चीजों पर विजय प्राप्त कर लिया। बहुत महत्वपूर्ण है भारत की स्थिति और आकार, अपवाह तंत्र, भारत का संरचना तथा भू आकृति, भारत की जलवायु,
भारत में पाई जाने वाली वनस्पतियां, खनिज और सेल, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो सर्वप्रथम हम लोग क्या देखने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हम देखेंगे किसके बारे में, भारत की स्थिति और आकार के बारे में देखेंगे। ठीक, तो आप लोग तैयार हैं एकदम? चलो पेन कॉपी लेके बैठ जाओ बाबू, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखो 3 और 3 6 एक साथ 7 टॉपिक पे मैं चर्चा करने चल रहा हूं। पहले हम भारत की स्थिति देखते हैं। भारत की स्थिति और विस्तार या आकार, है ना, और आकार। ओके, पहले इसको देख लेते हैं। अब देखना मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको जानना होता है कि भारत की स्थिति और आकार किस प्रकार का है, भारत की अवस्थिति ग्लोब के अंदर कहां पर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक हम यहां पर बनाएंगे ग्लोब। आप लोग बिल्कुल आराम से इत्मीनान से बनाने का प्रयास करना। यहां पर एक ग्लोब बनाएंगे और ये हमारा रहा ग्लोब। इस ग्लोब के अंदर हम भारत को ढूंढने का प्रयास करते हैं और ये कितना है, ये है 0 डिग्री, जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। सभी लोग आप जानते हो, आप अपना मैप लेकर के बैठेंगे, है ना। और ये यहां पर ऊपर पड़ता है 23.5। क्या पड़ता है, 23.5। इसको हम कहते हैं, महत्वपूर्ण लाइन है कर्क रेखा। और सेम डिस्टेंस में साउथ पे आप आइए तो यहां पर 23.5 डिग्री पर आपको मिलेगा मकर रेखा। ठीक है, ये बात आप लोग भली भांति समझ रहे होंगे। समझ रहे हैं ना बाबू, ये बातों को आप आराम से चीजों को समझ सकते हैं। ठीक, अब देखिएगा इसी के बीच में इंडिया है हमारा। अब इंडिया को हमें ढूंढना है इसी के बीच में। ओके, अब भारत को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, नंबर 1 और नंबर 2। एक तरफ हम उसका अक्षांशीय विस्तार देखेंगे, अक्षांशीय विस्तार, और दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे देशांतरी विस्तार, देशांतरी विस्तार। ओके, अब अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो अगर देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। ओके, बताता हूं इसके बारे में अभी। आगे देखिएगा देशांतरी विस्तार, तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये इसका विस्तार है। अब इसका विस्तार जो भारत का है वो ये है। इसका मतलब कि अगर हम देखें अक्षांश के आधार पर, तो अक्षांश तो आप लोग जानते ही हैं कि जो पूरब से पश्चिम खींची गई लाइन होती है उन्हें अक्षांश कहते हैं, और जो उत्तर से दक्षिण या उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा होती है उसको हम देशांतर कहते हैं। ठीक है, अब देखो भारत को, जो ये भारत का पोजीशन है मुख्य भूमि से, हाँ एक बात और याद रखना, ये मुख्य भूमि से है, मुख्य भूमि से। ठीक, और अगर सुदूर बिंदु से देखा जाए, सुदूर बिंदु से देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ हो जाएगा ये। ठीक, क्योंकि ये सुदूर बिंदु कौन सा है, ये है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट निकोबार में है इंदिरा पॉइंट। ओके, तो ये तो आप समझ रहे हो कि सुदूर बिंदु मतलब कि द्वीपों सहित अगर देखा जाए इसको, तो कहां से, इंदिरा पॉइंट से। और अगर मुख्य भूमि, तो ये मुख्य भूमि कहां से है, ये कन्याकुमारी। मुख्य भूमि कहां है, कन्याकुमारी। याद रखना, जो मुख्य लैंड से जुड़ा हुआ भाग है वो कन्याकुमारी वाला भाग ये। ओके, अब देखो इसको अगर हम ग्लोब के अंदर देखें
तो ग्लोब के अंदर इसका पोजीशन क्या है, नॉर्थ में। तो भैया देखो, ये 0 डिग्री के ऊपर जितना भी क्षेत्र है वो नॉर्थ है, इसके नीचे जितना है वो साउथ है। तो अक्षांशीय विस्तार तो इसका पूरा कितने में है, नॉर्थ में है। तो अब देखते हैं 8 डिग्री 4 मिनट। बाय द वे हमने मान लिया यहां पर कि 8 डिग्री 4 मिनट हमारा ये गया, ये 8 डिग्री है ना। फिर इसके बाद हमने माना 37 डिग्री, तो 23 डिग्री के ऊपर जाएगा, 37 जाएगा ना, बिल्कुल यहां पर, क्योंकि ये एक एक डिग्री के अंतराल में खींची गई क्या, काल्पनिक रेखाएं हैं ये, एक एक डिग्री के अंतराल पे। ऊपर यहां पर मान लिया मैंने 37 डिग्री। तो ये अक्षांश तो आपके नॉर्थ में दोनों हो गए, लेकिन अब पूरे में थोड़ी ना भारत होगा, है ना। तो अब देशांतर को देखना है हमें, और देशांतर ईस्ट और वेस्ट कहां से मापते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि ये बीच वाली लाइन को हम 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। क्या बोलते हैं, 0 डिग्री। अगर ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, अगर इसको मैं मिला दूं, यहां पर ध्यान देना, अगर इसको मैं ऐसे मिला देता हूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। इसके इस साइड पर ईस्ट होगा और इधर क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। इधर ईस्ट होगा, इधर क्या हो जाएगा, वेस्ट। ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से इधर 180 डिग्री वेस्ट तक जाएगा और इधर 180 डिग्री ईस्ट तक जाएगा। अब देखिए 68 डिग्री दिया है मेरे प्यारे भाई, यहां पर कितना दिया है, यहां पर दिया है 68 डिग्री। अब आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा सारे लोग, ठीक। 68 डिग्री, हाँ 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट। अब यहां से हम ऐसे एक लाइन खींच दिए, ये 68 डिग्री के लिए, कितना, 68 डिग्री के लिए एक लाइन ये खींचा। दूसरी लाइन हमने खींचा 97, तो 97 तो 90 से ज्यादा हो जाएगा, तो 97 डिग्री हमने यहां से खींच दिया, ये हमारा हो गया 97। ठीक, हमने मोटा मोटा ले लिया इसको। अब देखिए ये दो लाइनें यहां से आ गई। अब जहां पर ये एक दूसरे को डिवाइड कर रही हैं, कौन, अक्षांश और देशांतर, जहां पर एक दूसरे को काट रही हैं, वहीं पर भारत की पोजीशन रियल होगी। एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, है ना। अब ये वाली पोजीशन जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये वाली पोजीशन, ये हमारे रियल इंडिया की है। ना तो ये पूर्णतया नॉर्थ में है और ना तो ये पूर्णतया ईस्ट में है। नॉर्थ और ईस्ट के क्या है, ये बीच में पड़ता है, ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। इसीलिए भारत की जो पोजीशन देखी गई ग्लोब के अंदर, वो क्या मिली, उत्तर और पूर्व में क्या है, भारत की पोजीशन है, ये भारत की स्थिति है कहां पर, ग्लोब के अंदर, ग्लोब के अंदर ये भारत की स्थिति है। ओके, अब देखते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं उत्तर पूर्व में भारत की स्थिति है। भैया उत्तर पूर्व क्या होता है, यहां पर ये उत्तर पूर्व नहीं होगा, यहां पर इसे उत्तर और पूर्व बोलेंगे हम, उत्तर पूर्व कभी नहीं बोल सकते हैं, समझे। इसे हम उत्तर और पूर्व दिशा में ये स्थित है, तो ये उत्तर और पूर्व ये दिशा हो गई। तो आपको मिल गया इंडिया आपका। अच्छा, अब इसको हम आगे चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखना मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर हम लोग एक प्यारा सा मैप बनाएंगे इंडिया का। एक प्यारा सा हम लोग क्या बनाते हैं, मैप बनाते हैं आपके लिए। ये हो गया आपका प्यारा भारत, ठीक है। अब इस भारत में आप देखिएगा कि भारत की पोजीशन के बारे में मैंने बताया पहली बार, तो इसको याद रखना। उसका उत्तर दक्षिण गलियारा, एक तो उत्तर से दक्षिण ये, है ना, और ये पूर्व से पश्चिम। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं, पूर्व से पश्चिम ये वाला। उत्तर से दक्षिण इसका जो विस्तार है भारत का, ये 3214 किलोमीटर का है।
3214 किलोमीटर, है ना। और पूर्व से पश्चिम जो है ये 2933 किलोमीटर है, याद रखना, ठीक है। अच्छा, ये है कन्याकुमारी, ये है ऊपर लद्दाख का क्षेत्र, इसे बोलते हैं इंदिरा कॉल, ऊपर के भाग को। इसका कौन सा पॉइंट है? इंदिरा कॉल है। ये यहां पर गुजरात में जो इसका पश्चिमी बिंदु है इसको बोलते हैं गौर माता। और इधर ये वाला जो क्षेत्र है इसे किबीथू, किबीथू अरुणाचल प्रदेश में है, या वलांगू कहते हैं, ठीक। यहां पर यह है कन्याकुमारी, और अगर आइलैंड सहित हम इसको देख लें, है ना, आइलैंड सहित, तो यहां पर पड़ता है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ठीक, इंदिरा पॉइंट। और इसके नीचे हमें मिलेगा इंडोनेशिया का द्वीप समूह, और ये वाला पड़ता है सुमात्रा, याद रखना। कौन सा? सुमात्रा, ये सुमात्रा है, ठीक। तो ये भारत की पूरी पोजीशन हो गई मेरे भाई। अब इसके बाद देखिएगा भारत से लगे हुए देश कौन कौन से हैं। तो लगा हुआ देश कौन सा है? एक तो ये हो गया आपका, ये हो गया पाकिस्तान, और यहां से ये हो गया अफगानिस्तान, इधर हो गया ये चाइना का भाग, यहां से ये हो गया म्यांमार का भाग, और ये बांग्लादेश। यहां पर आपका क्या होता है? नेपाल, और यहां पर होता है भूटान, ठीक है। अच्छा, यहां पर क्या हो गए? छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड, इसको बोलते हैं लक्षद्वीप। क्या बोलते हैं इसको? लक्षद्वीप कहते हैं। इसके जस्ट नीचे क्या है आपका? मिनिकॉय द्वीप है। उसके नीचे जस्ट क्या है? मालदीव है, ठीक है जी। अब मालदीव, एक तो ये हो गया मालदीव, एक देश हो गया, और दूसरा यहां हो गया श्रीलंका। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, सीमा कितने देशों से लगती है इसकी? तो देखिए, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 बांग्लादेश, ठीक। और 2 ये हो गए। तो स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है बाबू? स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा कितने देशों से इसकी लगती है? स्थलीय सीमा लगती है 7 देशों से, ठीक है। और जलीय सीमा कितने देशों से लगती है? जलीय सीमा लगती है 2 देशों से। तो टोटल कितना हो गया? 9 देश, ये हो गया। भारत की टोटल बाउंड्री की लंबाई कितनी, टोटल अगर देखा जाए तो ये कितना है? 22,000 टोटल बाउंड्री, है ना। टोटल बाउंड्री कितना है? 22,716.6 किलोमीटर, ये टोटल है इसका, ठीक। और अगर मेरे प्यारे बच्चों केवल और केवल हम इस बाउंड्री को ले जो केवल समुद्र तट से मुख्य भूमि का लगता है, ये वाला केवल ले जो तटीय है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6100 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 6100 किलोमीटर हो जाएगा ये मुख्य तटीय भूमि, मुख्य समुद्र तटीय भूमि, तटीय, ठीक। ये बचा कितना? अब इसमें से आप घटा लीजिए इसको, जो बचेगा वो आइलैंड्स का बचेगा। कितना? 0.661 और 6, है ना। और ये कितना बचेगा? 6, और ये कितना बचा? 1 16,616 किलोमीटर। अब इसमें क्या आ गया? ये आ गया टोटल। अब इसके अंदर अभी क्या है? उसका भी इंक्लूड है, तो ये कितना होता है? 7516। टोटल कितना होता है?
7516, या तो आपको ये कम समझ में आए तो आप ऐसे करिए, इसको मैं बता रहा हूं, आप 7516 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर, इसको लिखिए, ये टोटल है ना। अब इसको आप करेंगे 0.002, है ना, और ये कितना आ जाएगा 5 और 1, 15,200 जो है ये किसका निकल के आया, ये केवल और केवल ये ऊपर वाला निकल के आया। 15,200 है ये वाला ऊपर वाला निकल के आया, ये वाला भाग जो ये पूरा लैंड से लगा हुआ, किससे लगा है, लैंड से लगा हुआ भाग है, ये वाला पूरा निकल के आया स्थलीय सीमा। ये कौन सी है, स्थलीय सीमा है ये 15,200। और जो 7516.6 किलोमीटर है ना, तो 7516.6 से आप 6100 माइनस कर दो। 6100 क्या है, 6100 ये वाली भूमि है, ये माइनस करिए तो आपका आइलैंड का निकल जाएगा, निकालो तो ये कितना आ जाएगा 6 6 1 4 1, 1416.6 किलोमीटर। ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, जो इसमें आइलैंड के तटीय क्षेत्र है ये वाला और ये वाला पूरा, इसको कितना कहा गया, आइलैंड का, लिख लीजिए द्वीपों का तटीय क्षेत्र, वो कितना है, तो ये निकल के कितना है 1416.6 किलोमीटर। बाबू एकदम क्लियर, द्वीपों का 1416.6 किलोमीटर, ये मुख्य तटीय भूमि का 6100 किलोमीटर, और ये जो स्थलीय भूमि है उसका कितना 15,200 किलोमीटर, ये भारत का पूरा क्षेत्र है। इनसे लगने वाले देश मैंने बता दिया आपको, 7 क्या लगते हैं स्थलीय सीमा से और 2 किस में लगते हैं, जलीय सीमा से। तो ये बात मेरी आपकी हो गई, किसकी, ये हो गई आपके भारत की स्थिति विस्तार। अब मैं अपवाद तंत्र पर आपसे बात करता हूं, किस पर, अपवाद तंत्र पर आपसे बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, अपवाद तंत्र पर। चलिए, अपवाद तंत्र क्या होता है, अपवाद तंत्र मेरे प्यारे बाबू, भारत में अगर देखा जाए अपवाद तंत्र, यह सेकंड आपका टॉपिक है अपवाद तंत्र। अब अपवाद तंत्र के बारे में तो आप जानते हैं कि भारत में लगभग 10,500 नदियां प्रवाहित होती हैं, 10,500 नदियां हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख नदियां हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख नदियां हैं, और वो प्रमुख नदी कौन कौन सी है, तो उसको भी अपवाद तंत्र को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। भारतीय अपवाद तंत्र को, अगला पॉइंट करते हैं, भारतीय अपवाह तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, मैंने टॉपिक की बात किया है, 2 भागों में बांटा गया है, और यह टॉपिक जो है आपके वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। 2 भागों में बांटा गया। अब वो दोनों भाग क्या है, तो आप लिख सकते हैं अपवाह तंत्र, ठीक है। अब अपवाह तंत्र के आप 2 पार्ट करिए इसके, तो देखो एक इसका हो जाएगा हिमालयी अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र, और एक हो जाएगा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र, ठीक, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। हिमालयी अपवाह तंत्र की जो नदियां हैं ये वर्षवाहिनी है, इतना याद रख, वर्षवाहिनी है। क्यों भैया, इसलिए कि ये ग्लेशियर से निकलती हैं। और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की नदियां कैसी हैं, मौसमी है, जो कि बारिश के टाइम पर फ्लो करती हैं, ठीक है जी। अब देखना यहां पर
कौन कौन सी नदी तंत्र आते हैं? तो एक आता है सिंधु नदी तंत्र, इसमें सिंधु नदी तंत्र, और दूसरा आता है गंगा नदी तंत्र, और तीसरा आता है महत्वपूर्ण ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। नदी केवल होता तो केवल गंगा की बात करते हैं, और इसकी सहायक नदियों सहित इसका अध्ययन करेंगे, तो चाहे सिंधु हो, चाहे गंगा या ब्रह्मपुत्र, तो इसके जितनी भी सहायक नदियां उनका भी अध्ययन होता है। ये हिमालयी नदी तंत्र, ये सब वर्षवाहिनी नदियां हैं, पूरे वर्ष प्रवाहित होती है। क्यों? क्योंकि ये वर्षवाहिनी इसलिए है क्योंकि ये ग्लेशियर से निकलती हैं। कहां से निकलती हैं जी? ग्लेशियर से निकलती हैं ये। ओके, अच्छा, इसके बाद मैं बात करूंगा आपसे प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के बारे में। ठीक है, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में मुख्य नदी है गोदावरी, पहले गोदावरी, फिर इसके बाद आपकी आ जाएगी कृष्णा, फिर आएगी कावेरी, ये सब कावेरी नदी तंत्र है। फिर इसके बाद आ जाएगा नर्मदा, ताप्ती, और फिर इधर आ जाएगा महानदी, पेरियार और वैगई। ये इंपॉर्टेंट नदियां हैं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की। इनमें से एकमात्र नदी है जो वर्षवाहिनी है, वो है कावेरी। ये वर्षवाहिनी है। क्यों भैया? क्योंकि ये आते और जाते दोनों मानसून से वर्षा प्राप्त करती है। मतलब आने वाले मानसून से भी वर्षा प्राप्त करेगी और लौटते हुए मानसून से भी ये वर्षा प्राप्त करती है। तो दक्षिण भारत की याद रखना, प्रायद्वीपीय पठार की एकमात्र नदी है जो वर्षवाहिनी है, उसको आप यहां पर बिल्कुल अच्छे से रखिएगा। सॉरी, है ना, इसमें एकमात्र नदी है जो कावेरी नदी है, जो कि वर्षवाहिनी है, ध्यान रखना। बाकी इधर की सारी वर्षवाहिनी है, लेकिन दक्षिण भारत में केवल कावेरी नदी है जो वर्षवाहिनी है। उसका कारण है, स्टार बना के यहां पर लिख सकते हैं आप लोग, यहां पर स्टार बना के लिख सकते हैं, है ना, स्टार बना के यहां पर लिख सकते हैं कि कावेरी नदी दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है, मात्र नदी है जो कि वर्षवाहिनी है, वर्षवाहिनी है, वाहिनी है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह आते हुए मानसून और लौटते हुए मानसून दोनों से वर्षा प्राप्त करती है। ठीक, याद रहेगा? याद रहेगा बाबू जी? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शानदार। और देखिएगा इसके बाद, ये तो मैंने नदी तंत्र के बारे में आपको बताया, अपवाह नदी तंत्र कैसे आपके लिए महत्वपूर्ण है। भारत में लगभग कितने 10,500 नदियां पाई जाती हैं सभी मिलाकर, लेकिन कुछ प्रमुख नदियां आपके सामने मैंने लिखा है। अब इसके बाद हम देखते हैं संरचना तथा भू आकृति। भारत की संरचना और भू आकृति के बारे में अब हम समझेंगे, इसके बारे में देखते हैं, है ना, भारत की संरचना और भू आकृति के बारे में। ठीक है, चलिए, भारत की संरचना और भू आकृति। बाबू चाहे 11th का बच्चा हो चाहे 12th का, दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है,
दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। ठीक, अब देखो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा। इसके लिए एक आपको पहले मैप ड्रॉ करो भारत का। सबसे पहले आपको एक मैप बनाना होगा। एक आप मैप बनाइए। चलिए, ये मैंने भारत का आपके सामने एक मैप बना दिया। ठीक है, ये एक मैप बना दिया। थोड़ा बहुत भले इधर उधर हो, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा। अब भारत के मैप में आप जानते हैं कि जो मूल इंडिया है, वो मूल इंडिया केवल प्रायद्वीपीय पठार है, ये वाला भाग। ये मूल इंडिया है। ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको आपको समझने के लिए मैं इसको सीधे सीधे अलग अलग आपको बताए दे रहा हूं। ध्यान देना, अलग अलग चीजों को किए दे रहा हूं। ठीक, देखना, एक ये हो गया प्रायद्वीपीय पठार, जो कि हमारा गोंडवाना लैंड का भाग है। ये किसका भाग है? जो मूल इंडिया है ये वाला है। और ये किसका भाग है मेरे प्यारे साथियों? है ना, मूल इंडिया, मूल भारत का विस्तार, प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार है जो कि गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है जी, याद रखना इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद का जितना भी क्षेत्र है वो सब बाद में निर्मित हुआ मेरे प्यारे भाई। जो इसके अलावा जितना भी एरिया आप देख पा रहे हो वो बाद में निर्मित हुआ। ऊपर का जो ये भाग है ये पर्वतीय क्षेत्र है। ऊपर का जो ये भाग है ये क्या है? पूरा पर्वतीय क्षेत्र है। और आप भली भांति इसको समझ भी रहे हो। ये कौन सा भाग है जी? ये पर्वतीय भाग है। ओके, अब आगे आ जाओ। फिर मैं आता हूं इधर, ये इस साइड पे। तो ये वाला साइड तकरीबन यहां से लेके यहां तक, ये आपका क्या पड़ जाता है? इसको आप कहते हैं रेगिस्तानी क्षेत्र कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? रेगिस्तानी क्षेत्र। ओके, अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, असम के इस वाले एरिया तक, असम के इस भाग तक, ये इसको छोड़कर, ओके, इस वाले भाग तक और ये ऊपर की तरफ छोड़कर यहां तक आपको पूरा मैदानी भाग मिलेगा। क्या मिलेगा जी? पूरा मैदानी भाग मिलेगा। और इस मैदानी भाग को एक बेहतरीन से कलर के साथ इसको किया जाए, जहां तक मैं मानता हूं। कौन से कलर से करते हैं? ले लेते हैं इसके लिए ये वाला कलर। ये हमारा मैदानी भाग है पूरा। देख पा रहे हो आप लोग? ये हमारा क्या है? मैदानी भाग है ये पूरा। ये मैदानी भाग, ये तटीय क्षेत्र, ये मैदानी भाग है। और रही बात कि सर उसको आपने छोड़ दिया, तो ये भी पर्वतीय भाग है, याद रखना। और इधर भी आपको पर्वतीय भाग मिलेगा। ये वाला भी पर्वतीय भाग है आपका। अब आप देख लीजिए, डिवाइड हो गया ये। अब इसको केवल आपको लिखना है। लिख सकते हैं आप कैसे? एक भाग तो इसका क्या हो गया? पर्वतीय भाग हो गया। पर्वतीय भाग, ये इसकी भू संरचना मैं बता रहा हूं। दूसरा इसका भाग क्या हो गया? पर्वतीय के अलावा दूसरा भाग हो गया पठारी भाग। पठारी, जिसको हम खासकर प्रायद्वीपीय पठार में पढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय पठार।
ओके। तीसरा हमारा पार्ट हो गया जलोढ़ मैदानी भाग या उत्तर भारत का मैदान, उत्तर भारत का मैदान। ठीक। चौथा हमारा हो गया रेगिस्तानी भाग। ठीक। और पांचवा हमारा हो गया समुद्र तटीय मैदानी भाग, समुद्र तटीय मैदानी भाग। और छठवां कर सकते हैं पूर्वोत्तर के पहाड़ी क्षेत्र। ये लीजिए, ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया भारत की संरचना और भू आकृति। देख रहे हो बाबू? हाँ, यहां पर उत्तर का भाग क्या है? पूरा उत्तर का पर्वतीय भाग। यहां पर लिखना चाहिए उत्तर का पर्वतीय भाग। यहां पर क्या लिखना चाहिए था? उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का पर्वतीय भाग। ओके। अब ये देखिए, ये आपका टोटल डिवीजन हो गया। समझ गए? कर लेंगे, आराम से कर लेना। और सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र कहां होगा? यहीं पर होगा। और इसके बाद देखो अगला आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अगला देखते हैं। अगले में अगला क्या दिया है? देखो भाई, भारत की जलवायु। अगला क्या पढ़ना है आपको? चौथे नंबर पर भारत की जलवायु को देखना है। किसको देखना है? भारत की जलवायु को। अब आइए हम लोग देखते हैं आगे भारत की जलवायु को। ओके। भारत की जलवायु देखते हैं। देखो यहां पर पीछे आपने इसको भी देख लिया। ठीक, ये क्लियर है आपका। इसके बाद ये भाग भी क्लियर है एकदम, ये भी क्लियर है। ठीक है, ये भी एकदम क्लियर है। अब हम जो चल रहे हैं देखने भारत की जलवायु को, तो देखो भारत की जलवायु को हमें समझते समय एक चीज देखना है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार, जैसा कि मैंने आपको समझाया, वो कहां पर किस प्रकार से है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार के लिए एक बार फिर से आपको लेना पड़ेगा एक ग्लोब। ठीक, एक ग्लोब लिया हमने और इसमें हमने क्या बताया कि भैया ये आपका विषुवत रेखा का क्षेत्र है 0 डिग्री, और ये हमारा क्या है 23.5 वाला एरिया है। और ये भारत के क्या है, बीचों बीच से होके गुजरता है, बीच से, है ना। ये कर्क रेखा है। और इधर क्या है? ये आपका दक्षिण का 23.5 है, मकर रेखा है, मकर रेखा। ये किसके? ऑस्ट्रेलिया के मध्य से होके गुजरता है, ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया के मिडिल से होके गुजरता है। अब जब भारत के बीचों बीच से ये होके गुजरता है तो इसको सिंपल सा देखेगा, इसकी जलवायु क्या हो सकती है। जहां तक आप अक्षांश के आधार पर भारत की जलवायु को डिवाइड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको लेके चलता हूं इसको बताने। चलिए भाई, आइएगा और एक बार मेरे साथ भारत की जलवायु को भी पढ़ने का आप लोग प्रयास करें। आओ, भारत की जलवायु को बहुत आसानी से आपको सिखाऊंगा और बहुत आराम से आप इसको सीख जाएंगे। ये हो गया इंडिया। ठीक है भाई, अब इंडिया में आपको पता है कि जो कर्क रेखा है वो भारत के मिडिल से होके गुजरती है, भारत के मिडिल से होके गुजरती है। तो भैया ये मिडिल मैंने बना दिया, और मिडिल के जो ये नीचे वाला भाग है ये पूरा का पूरा किस में आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा उष्ण कटिबंधीय में। किस में आ जाएगा? उष्ण कटिबंध में, ये वाला भाग। लेकिन इसके ऊपर वाला पार्ट किस में आएगा? ऊपर वाला पार्ट, अगला कलर ले लेते हैं भाई, अगला कलर ले लिया मैंने इसको, इसके ऊपर कौन सा आ जाएगा? शीतोष्ण कटिबंध आ जाएगा।
अब देखो मजा यहीं पर है, आनंद है ना। क्या ये वाला पार्ट आपका क्या कहलाया, इसको आपने कहा सर ये उष्ण कटिबंध में आएगा। 23 मतलब 23 ऊपर और साउथ दोनों के बीच का जो एरिया है ये क्या कहलाता है, उष्ण कटिबंध। तो इसको भी आप क्या बोलेंगे, उष्ण कटिबंध का क्षेत्र है ना, क्या बोलेंगे, उष्ण कटिबंध का क्षेत्र, ये वाला, ठीक। लेकिन ये जो भाग है इसको आप किस में रखोगे, शीतोष्ण में, है ना। तो इस तरह से तो इसको उपोष्ण कहा जाना चाहिए, लेकिन नहीं कहा जाता। इसको भारत की जलवायु को क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय, क्या बोलेंगे, कटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहते हैं, मानसूनी जलवायु कहते हैं, समझे, भारत की जलवायु को। उसका कारण कौन है, उसका कारण कोई और नहीं है, उत्तर में खड़ा हिमालय, दक्षिण में लहराता सागर। अब देखो भाई यहां पर आपका क्या पड़ता है, यहां पर पड़ता है पामीर घाट। कौन सी घाट, पामीर घाट पड़ती है, ठीक है जी। चलो ये पामीर घाट है, पामीर घाट से अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग पर्वत श्रेणियां निकल के जाती हैं। जैसे भारत की तरफ यहां से कौन सा आता है बताओ, काराकोरम। इधर से कौन जाता है, कुनलुन थ्यांसान जाता है चाइना की तरफ। इधर कौन जाता है अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में जाता है हिंदुकुश। पाकिस्तान में कौन सा जाता है, सुलेमान जाता है, ठीक है जी। अब इसके नीचे आप देखेंगे यहां पर तो आपको लद्दाख और जास्कर मिलेंगे, तीन महत्वपूर्ण श्रेणियां। लेकिन अब हम आ जाते हैं अंदर, भारत में जब अंदर एंट्री करते हैं तो ये वाला भाग किसका होता है, ये हिमालय का होता है, बृहद हिमालय का, ठीक। हमें मेन काम हिमालय से अपने, और ये वाला क्षेत्र किसका है, ये मध्य हिमालय का। और तीसरे नंबर पे आ जाती है शिवालिक श्रेणियां। अब देखो जब इधर से दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय होके जाता है, क्या दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय होके यहां से जाता है, तो केरल के तट पर ये 1 जून को टकराएगा। कब टकराएगा, 1 जून को यहां पर टकराता है, 1 जून को। इसके बाद ये 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना, 2 पार्ट में। और फेरल के नियम का अनुसरण करेंगे अब ये, है ना। अपने राइट है तो अपने राइट मूव करेगा, लेफ्ट में है तो लेफ्ट मूव करेगा। अच्छा तो देखिएगा यहां पर, अब जैसे ये आपका कहां जाएगा, बंगाल की खाड़ी में जाएगा, बंगाल की खाड़ी में जाएगा, खाड़ी में, ठीक। और ये कहां जाएगा, ये वाला पार्ट अरेबियन सी में जाएगा, अरब सागर के अंदर जाएगा। जैसे ये वाला पार्ट यहां पर पहुंचा बाबू, इसको क्रॉस किया, कर्क रेखा को क्रॉस करके ये इधर साइबेरिया की तरफ निकलता चला जाएगा। लेकिन प्रश्न यहां पर यह बना कि क्या ये साइबेरिया जाता है, तो हम कहते हैं नहीं जाता। क्यों नहीं जाता भाई, जाना चाहिए इसको, इसलिए क्योंकि उत्तर में हमारा ये सीना ताने हिमालय खड़ा है, बोलता है कहां चले, पट लौट वापस। भैया एक झापड़ दिया, ये वापस यहां से रिटर्न, क्योंकि ये इसका एवरेज हाइट 6000 मीटर है, इसकी एवरेज हाइट कितनी है, 6000 मीटर है। और जो हमारी मानसूनी पवनें होती हैं मुश्किल से 1 से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पे चलती हैं, मुश्किल से, नहीं 1 किलोमीटर से नीचे भी रहती हैं। तो अब देखो ये इसको क्रॉस कैसे करेंगे, जहां यहां से थप्पड़ मिला, थप्पड़ मिलने के बाद ये मूव करती हैं गंगा की मैदान की तरफ। और सेम इसी तरह से यहां से है, ये ऐसे आएंगे और यहां है अरावली श्रेणी, अरावली श्रेणी का ये अनुसरण करके और दिल्ली क्षेत्र में पहुंचती हैं, एनसीआर में, वहां पर जम के बारिश करती हैं। पहली बात तो ये तो हो गया आपका मानसूनी पवनों का माहौल। लेकिन अब ये हुआ कि शीतकाल में फिर क्या होता है सर, साइबेरियन हवाओं को भारत में आना चाहिए, हाँ आती तो बड़ी तेज है, यहां से बहुत तेज आती हैं। लेकिन हिमालय पूछता है हमारा, कहां जा रहे हो भाई, बोले हम जा रहे हैं उत्तर भारत में, हम शीत लहर का प्रकोप करेंगे। क्या करोगे तुम, बोले हमारे रहते हुए भारत का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। ऐसा क्या, कहे जी हां, तिब्बत का पठार शुष्क है यहां पर, और जब यहां पर आते हैं हिमालय यहां पर 6000 मीटर का ऊपर खड़ा। अब ये साइबेरियन हवाएं जो उत्तर की तरफ उत्तरी ध्रुव से आ रही एकदम कोल्ड, अगर ये आने पाती यहां पर तो उत्तर भारत बिल्कुल शीतलहर से जूझ जाता। लेकिन हिमालय से टकरा करके रिटर्न हो जाती हैं, यहां पर शीत मरुस्थल बना देते हैं, लेकिन उत्तर भारत में नहीं आता। इसीलिए भारत को क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय,
बुझा गया? बुझाया कि नहीं? हाँ, बुझा गया होगा। तो चलिए, ये मैंने आपको समझा दिया, आप लोग इसको अच्छे से कर लेना बाबू, बहुत ये इंपॉर्टेंट है। और बाकी फिर से हम चीजों को देख लेंगे आगे। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहो, लिखते रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, जबरदस्त रहो। ठीक है जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू वेरी मच।